गेट फांद जाते हैं, कभी वहाँ पुलिस का बैरिकेडिंग कूद जाते हैं, तो हो सकता है कि वो 2027 के चुनाव बाद जनता तो उनको भेजेगी नहीं इनको चुन के, तो वो शपथ लेने के लिए कूद फांद करके रैलिंग कूद आए विधानसभा में कि मुझे मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर जी हमारे साथ है। सर, 4 दिन का ये सत्र रखा गया, 2 दिन सत्र स्थगित हो गया। विपक्ष कह रहा है सरकार की मंशा ही नहीं थी ये सत्र चलाने का। देखिए ऐसा है ना, विपक्ष का काम है उस तरह की भाषा बोलना, और मुझे लगता है कि वो बोल तो ये रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी 3 बजे अभी बज रहा है, रात का 3 बज रहा है, और विपक्ष के बहुत से माननीय विधायकगण वहाँ पर सत्र में बैठे ही नहीं हैं। वहाँ होड़ लगी हुई है बोलने की, और पूरी तरीके से हमारे सत्ता पक्ष के माननीय विधायकगण बोल रहे हैं, तो उससे ज़्यादा वो उतावले हैं बोलने के लिए, वो अपने विचार देने के लिए उतावले हैं। तो पूरी तरीके से वो योगी जी के विज़न को अब समझ पाए हैं कि आखिर मुख्यमंत्री जी ने विज़न क्यों ये सत्र बुलाया है। अब वो पूरी तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके अच्छे सुझाव आ रहे हैं, और इसके बाद मुझे लगता है कि इस अमृत मंथन के बाद बहुत अच्छा एक डॉक्यूमेंट तैयार होगा, जिससे हमारे उत्तर प्रदेश के विकास में गति देने में बहुत सहयोग मिलेगा। विपक्ष कह रहा है विजन 2047 की सरकार बात कर रही है। सरकार को 2027 तक ही बात करनी चाहिए, उसके बाद शायद सरकार ही ना रहे। देखिए ऐसा है कि एक इसीलिए तो ये तो अगर हमको ये करना होता, तो हम केवल विपक्ष की बिना बात किए सत्ताधारी दल के विधायकों को बैठा के ही हम विज़न और अपना तैयार कर लेते। हमको पक्ष विपक्ष दोनों का विचार करके, ताकि सबका विचार समाहित हो जाए और 2047 तक की हम उसकी बनाए योजना। उनको ये पता नहीं है कि 2027 नहीं, 37 नहीं, 47 में भी वो आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, वो केवल ख्वाब ही रह जाएंगे उनके। और मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से विपक्ष का जो नेतृत्व है, जो दिशाहीन हो गया है, मुद्दा विहीन हो गया है, आप इसमें आप देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो एक विजन के लिए रख दिया है। विपक्ष की तरफ से कौन सी ऐसी जनता से जुड़ी हुई बात आई है इस पूरे सत्र में, जिसको आप नोटिस करें कि जनता से जुड़ी हुई बात ये विपक्ष ने ठीक ढंग से उठाई है। एक भी बात मुझे तो नहीं लगी। उन्होंने जो बातें उठाई हैं, वो निहायत व्यक्तिगत किस्म की हैं। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की बात उठाई है, उन्होंने फतेहपुर से जुड़ी हुई एक घटना की चर्चा की है, जिसको लेकर 2 घटनाओं को लेकर वो बेल में आए 2 बार। तो कोई जनता से जुड़ा हुआ विषय को लेकर वो बेल में आए हो तो बताइए। यानी कि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। पूरी तरीके से विपक्ष का जो नेतृत्व है पंगु हो चुका है। उनको समझ में नहीं आ रहा क्या है। वो केवल 27 के सत्ताधीश का होर्डिंग लगाने तक ही सीमित है, और 27 में जिस तरीके से उनके जो कृत्य है मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, कि मैं तो कहना चाहता हूँ विधानसभा अध्यक्ष जी से कि अपनी विधानसभा की जो रेलिंग एलिंग है थोड़ा ऊंची कर दीजिए। नहीं तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कभी जेपीएनआईसी के गेट फांद जाते हैं, कभी वहाँ पुलिस का बैरिकेडिंग कूद जाते हैं, तो हो सकता है कि वो 2027 के चुनाव बाद जनता तो उनको भेजेगी नहीं इनको चुन के, तो वो शपथ लेने के लिए कूद फांद करके रेलिंग कूद आए विधानसभा में कि मुझे मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाए। तो इसलिए इस रेलिंग को मुझे लगता है ऊंची कराना पड़ेगा, ताकि वो इस तरीके से कूद फांद करके यहाँ पर ना आ सके। सर, अगला सवाल भी मेरा यही था कि वोट चोरी का मुद्दा काफी चर्चाओं में। राहुल गांधी आवाज उठा रहे, अखिलेश यादव बैरिकेटिंग क्रॉस करके फांदे जा रहे हैं। जी जी। उत्तर प्रदेश में भी बता रहा है विपक्ष की वोट चोरी हुई है। देखिए ऐसा है कि आज पता चल गया कि वोट चोरी कौन कर रहा था। सोनिया गांधी जी जब यहाँ की नागरिक नहीं थी तब भी वोटर बन गई थी। क्या आपको लगता है कि 22 लाख जो मृत मतदाता थे बिहार में, उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा रहना चाहिए था? ये कैसे बात कर रहे हैं? कल को वो डिमांड करेंगे कि राजीव गांधी जी का भी नाम वोटर लिस्ट में कैसे हटा दिया निर्वाचन आयोग ने, इंदिरा गांधी जी का नाम कैसे हटा दिया, या ये हमारे समाजवादी पार्टी के लोग कहेंगे कि मुलायम सिंह यादव जी का नाम कैसे हटा दिया गया। तो जो लोग मतदाता इस दुनिया में ही नहीं है, तो उनका नाम तो हटेगा ही। इसी तरीके से कोई व्यक्ति कहीं शिफ्ट हो गया परमानेंटली, तो उसका भी नाम हटेगा। हाँ, अगर किसी को शिकायत है, जनता में कहीं कोई शिकायत नहीं, कोई एक व्यक्ति जाके निर्वाचन आयोग में नहीं कहता कि मेरा नाम गलत ढंग से हटा दिया गया। केवल यही शोर मचा रहे हैं, और ये शोर इनको इतना भारी पड़ेगा। इन्होंने ईवीएम को गाली देने का काम किया है, ईवीएम को बदनाम करने का काम किया है, लेकिन इनको कुछ नहीं हासिल हुआ। निर्वाचन आयोग ने बिल्कुल सही फैसला लिया है।
मैं निर्वाचन आयोग के इस फैसले का स्वागत ही नहीं करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि बिहार की ही नहीं, पूरे देश की वोटर लिस्ट को पूरी क्लीनिंग होनी चाहिए। जो असली मतदाता है उसको ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए, जो देश का नागरिक है उसको ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए। किसी विदेशी नागरिक को या जो हमारा नागरिक नहीं है, उसको कदापि इस प्रकार का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल है, सरकार 2047 विजन को तो लेकर चल रही है, ऐसे में एक सहकारिता क्षेत्र की बात की जाए तो जो तमाम ऐसी जगह हैं जो खाली हैं, तो वहाँ पे क्या कुछ है प्लानिंग सरकार की, क्या कुछ करने की? देखिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम अभी यहाँ पर हमने एक डाटा सेंटर बनाया है और उसके माध्यम से सहकारिता की जितनी ज़मीनें हैं, उसका एक डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। वहाँ पर कितने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं और कितना क्या है, तो उन ज़मीनों का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। वहाँ पर किस तरीके से हम एक सहकारिता से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं, सहकारी समितियों द्वारा जो बनाए जा रहे हैं या ओडीओपी द्वारा जो बनाए जा रहे हैं प्रोडक्ट्स, तो मार्केट कहीं है और उत्पादक कहीं है। तो उत्पादक और मार्केट के बीच का जो गैप है, उसको आगे आने वाले समय में हम सहकारिता की इन समितियों की जो खाली पड़ी ज़मीन है, उसका उपयोग करके दूर करने का प्रयास करेंगे। और हमने उत्तर प्रदेश में एक राज्य सहकारी नीति 2025 बनाने के लिए भी ड्राफ्टिंग कमेटी बना दी है और एक नया विज़न हमको साल भर में क्या करना है, 2 साल में क्या करना है, 5 साल, 10 साल में क्या करना है, 20 और 22 साल में क्या करना है, पूरा उसमें सब चीज़ों को सम्मिलित करने का काम तो है। आने वाले समय में हम लोग विकसित भारत देखेंगे। जी, आने वाले समय में हम लोग विकसित भारत देखेंगे। निश्चित रूप से भारत तो विकसित होगा ही और भारत को विकसित होना ही चाहिए। हमारी इसमें जितनी भूमिका हो सके, हम आज सत्ता पक्ष में हैं और आज मंत्री हैं, कल को सरकार हमारी रहेगी, हो सकता हम मंत्री ना हों, लेकिन हम जब तक हैं, तब तक अपनी भूमिका का निर्वाह करते रहेंगे और दमदारी के साथ निर्वाह करेंगे। आगे आने वाली पीढ़ियां बताएंगी कि जब भाजपा की सरकार थी तो इन्होंने 2047 तक का एजेंडा बनाया था। जब ये वहाँ पर 2050 में, 60 में, तो जब पीढ़ियां कहेंगी हाँ मैंने बचपन में सुना था, इस तरीके से इन्होंने एक योजना बनाकर इस प्रदेश और देश को बदलने का काम किया था। आप देखते हो चाइना कैसे बदला है। चाइना ने भी ऐसे ही 5 साल, 10 साल, 20 साल की योजना बनाकर पूरे देश को बदला है। संघाई का पूरा ही चेंज किया उन्होंने। पूरा नगर जो संघाई था, उसका पूरा स्ट्रक्चर सब हटा दिया। लोगों को अलग जगह बना के, घर बना के, दुकानें बना के अलग जगह दिया। रोड अलग बनाई हैं और बाकी कम्युनिटी जो कम्युनिटी के लिए ज़रूरी चीज़ें थी, हॉस्पिटल्स थे, स्कूल्स थे, वो अलग-अलग जगह बनाकर और सबको व्यवस्थित तरीके से फिर से पुनः स्थापित करने का काम किया है। तो उस तरह से हमको उत्तर प्रदेश में और भारत में भी सोचना पड़ेगा, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियाँ कहें कि हमारे जो पुरखे थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से योजनाएँ बनाकर हमको दे के गए। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो विज़न 2047 को ले चल रही है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश नज़र आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ मैं अबू तलहा, आज की खबर लखनऊ।